अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहाना उरूज काज़मी। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं और मेरी वालेकुम तो अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। मैंने आपसे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स ये सारे कोर्सेज पढ़े हुए हैं और आई बिल्कुल। थिंक जो आज ये कोविड-19 जो बीमारी का नाम है और कोरोना वायरस जो कि वायरस है जिसकी वजह से हो रही है और ख़ास हम्म, वायरस का नाम लें तो सार्स कोवी 2 जिसकी वजह या से आज हम ये कोविड-19 देख रहे हैं, उसके बारे में हम्म, हम कुछ बात करेंगे। उससे पहले हम्म, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं डॉक्टर शाहाना का। हम्म, जी, डॉक्टर शाहाना यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मुंसलिक रही हैं शोबा खुद हयातियात के साथ यानी डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के साथ और वीसी भी रह चुकी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की। डिपार्टमेंट हेड तो थी ही, डीन भी थी और फिर वाइस चांसलर। उसके अलावा ये प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की। इसके अलावा ये डीन और डायरेक्टर हैं LCMS इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च की और आजकल वाइस चांसलर हैं वुमेन्स यूनिवर्सिटी स्वाबी KPK में। जी, Dr. Shahana Uruj Kazmi, a very warm welcome to you and thank you for joining us through Zoom today. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ वायरोलॉजी की बातें फिर करूं। आपको क्लास में तो पढ़ाया, लेकिन अभी बड़ी चेंजेस आ गई है वायरोलॉजी में। बिल्कुल। तो आजकल इतना खबरें फैल रही हैं, काफी गलत बातें भी हैं, टीवी चैनल्स पे हर वक्त बस इसके बारे में बातचीत हो रही है। तो हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे इस मामले में और कुछ मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आसान ज़बान में बात हो ताकि ज्यादातर लोग ये बातचीत, ये गुफ्तगू सुन सकें और समझ सकें। बिल्कुल। पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने देखा ये वायरस जो कोरोना वायरस है, हम्म, ये पहले भी कोरोना वायरस के इन्फेक्शंस हो चुके हैं। कॉमन कोल्ड जिसको कहा जाता है, ज्यादातर तो राइनो वायरस से होता है लेकिन बहुत दफा कोरोना वायरस इसके लिए इसमें हम्म, जिम्मेदार होता है और अम, एक हल्का फुल्का सा नजला जुकाम टाइप का होता है और बिल्कुल। खत्म हो जाता है। फिर हमने हम्म, सार्स देखा जो कि 2002-2003 में चाइना में आया जो कि काफी खतरनाक हम्म, था। उसका हम्म, मोर्टेलिटी भी या जिसको कहना चाहिए कि शरह अमवात तकरीबन 10% कहा जाता है कि था। फिर बिल्कुल। 2012 में मिडिल ईस्टर्न रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या मर्स आया, वो भी बिल्कुल। कोरोना वायरस की ही किस्म था और काफी हम्म, खौफनाक था यानी 34.4% तकरीबन इसका शरह हम्म, अमवात बिल्कुल। था। अब हम्म, ये कोरोना वायरस आया है जिसका नाम हम्म, है सार्स कोवी 2 और हम्म, ये कह रहे हैं कि 2 से 3% शरह अमवात है लेकिन फैलता इतना तेजी से है कि मरने हम्म, वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि आज कितने हो चुके हैं। इसके बचाव के लिए कुछ जगहों पे हमने देखा डिसइंफेक्शन वॉक थ्रू टेंट्स लगाए गए। ये हम्म, एशियन कंट्रीज में हमने देखा। फिर हमने देखा झंग में लगाया गया है और अभी हम्म, गालिबन कल की न्यूज है कि ये जिन्ना हॉस्पिटल कराची के सामने भी लगा दिया गया है। क्या हम्म, केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, क्या वाकई ये डिसइंफेक्ट करेगा, क्या वाकई इससे बचाव की कोई मुमकिन है तरकीब, और अगर ऐसा है तो क्या मसाजिद के आगे, स्कूलों के आगे, अस्पतालों के आगे हर जगह ये लग सकते हैं, लगाने चाहिए या नहीं? हम्म। जी। हाँ, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारे इंट्रोडक्शन दे दिया। लेकिन ये वायरस कोई मतलब इतना मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि बड़ा माइल्ड सा इन्फेक्शन करता है। ये जाहिर है कि तुम लोगों ने, मैंने वायरोलॉजी में पढ़ाया आप लोगों को कि ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस से पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो ये सीधा सेल में जाके मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, अपने जो प्रोटीन्स हैं उनको बना सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा कंटेजियस है, बड़ी तेजी से फैल रहा है, तो जरा मुख्तलिफ है उन वायरसेस से, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो इस वक्त आप कह रही हैं कि इसको डिसइंफेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही। सबसे पहले तो जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूल हैं उन पे अगर हम पाबंद रहें, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, उसके लिए हाथ पैर कान धोते हैं, तो उससे भी बड़ा फायदा होता है। फिर ये जो साबुन से हाथ धोने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये एनवेलोप वायरस है,
तो उसके ऊपर एक तरह से चिकनाई का लेयर है, उसको खत्म करने के लिए हम साबुन इस्तेमाल करते हैं और पानी और धुल जाता है। लेकिन ये जो इतने बड़े बड़े एरियाज हैं जहाँ पे इतने सारे लोग एंटर होते हैं, जैसे मसाजिद की बात है, वैसे तो कांग्रेगेशन को मना किया गया है कि लोग इकट्ठे ना हो, कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत ही जरूरी है। बल्कि स्टॉप मोबिलिटी, ये देखिए जापान में वुहान में उन्होंने ये किया था कि बिल्कुल अपनी मोबिलिटी खत्म कर दीजिए, यानी जहाँ है वहां रहिए। और ये हमारा मजहब भी कहता है, ऐसी हमारे पास है कि भाई जहाँ पे ताउन आ जाए वहां पे आप लोग ना जाएं, और वहां के लोग भी ना जाएं वहां। लेकिन जाना पड़ता है बहुत सारे लोगों को, जैसे चैनल्स के लोग हैं, टीवी के और अखबारों के लोग हैं, फिर दूसरे जो हैं, तो इनके लिए सोचा जा रहा है कि इनको किसी ऐसे होल से गुजारा जाए जहाँ पे कोई ऐसा डिसइंफेक्टेंट हो। तो ये एक डिसइंफेक्टेंट जो है ये क्लोरीन इन वाटर है एक्चुअली ना, ये जो आपको हाइपोक्लोराइड डालते हैं ना, तो उससे जो है वो हाइड्रोक्सिल आयंस अलग हो जाती हैं और क्लोरीन गैस जो है वो पानी के अंदर होती है। जैसे आप लोग की जो पीने की बोतलें पानी की है हमारी, तो उसमें भी बंद करने से पहले थोड़ी सी क्लोरीन गैस डाली जाती है, तो जब आप खोलते हैं तो वो गैस निकल जाती है। इसलिए कहते हैं कि फिर उसको टाइट बंद करना चाहिए, क्योंकि अब उसमें प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि जरासीम जा सकते हैं उसमें। तो ये इस किस्म की एक गैस इन वाटर है जिसको के बहुत ही वो स्प्रे कर रहे हैं, उसके अंदर से वो निकलता है, तो जाहिर है कि वो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो स्टेरिलाइज ऑलमोस्ट हो जाता है। लेकिन इसके ऊपर दो राय हैं कि इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव ऑल्सो, मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इससे यानी कुछ बहुत कारआमद नहीं है। हाँ नहीं, इतना कारआमद नहीं है। तो इसमें दो राय हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इट वुड हेल्प, अदर्स आर सेइंग कि नहीं, ये इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। इसलिए ये ना समझे कि यहाँ से गुजर गए और अंदर चले गए मस्जिद में और वहां पे सारे लोग इकट्ठे हो गए तो शायद इन्फेक्शन इससे कम। आप सिर्फ वहां से गुजर रहे हैं तो वहां पे तो कितना छींकेंगे आप, लेकिन जब आप करीब होंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, तो वो तो फिर आपको इन्फेक्शन लग जाएगा। आप छींकेंगे, आप खाएंगे, आप बात करेंगे, इतना एरोसोल प्रोड्यूस होगा और वो दूसरों तक जाएगा, तो इन्फेक्शन फैलेगा उससे। तो इसको बिल्कुल। एक और यानी इससे जो गुजर रहे हैं, अगर एक शख्स जिसको बीमारी के जरासीम तो उसके जिस्म में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन उसके सिम्टम्स या अलामात अभी जाहिर नहीं हुए हैं, वो शख्स वहां से गुजर के अगर खांसता है या छींकता है या बात करता है, तो बराबर खड़े शख्स को ये जरासीम लग जाएंगे और बीमारी के, तो इसका मतलब हुआ कि एक तरह के कर रहा है, बॉडी के अंदरूनी हिस्सों को स्टेरिलाइज नहीं कर रहा है, वो सिर्फ बिल्कुल जो वो उस तरह से कर रहा है। तो ये इसको एक सूडो प्रोटेक्शन ना समझा जाए मेरे ख्याल से। ये जो है ना, इससे वो होगा नहीं। जो बात है कि फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग करना, क्राउड्स में ना जाना, जहाँ पे बहुत भीड़ है वहां ना जाएं, दूर दूर रहें एक दूसरे से ना, किसी को मतलब यानी अच्छा नहीं लगता कि इस तरह करें। हम लोग को तो हाथ मिलाना होता है और गले मिलना होता है, तो वो सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बात करने से, दो शख्स बैठ के बात करते हैं तो इतना एरोसॉल प्रोड्यूस होता है। और ये प्रूफ हुआ है बाकायदा, बड़े सेंसिटिव कैमरा से उन्होंने इसको कैच किया है कि इस तरह से चीजें निकलती हैं हमारे, जब हम बात करते हैं कि वो इन्फेक्शन आप फैला सकते हैं इस तरह से। और फिर उसके बाद आप अंदर जाएंगे, चीजों को हाथ लगाएंगे, आपके मुंह पे हाथ लगा, आपने खांसा तो वो आपके कपड़ों पे भी आप छींकते हैं, आप ऐसे करते हैं, तो यहाँ तो मौजूद है ना। तो अगर आप करीब में हैं तो फिर तो चांसेस है इसके ट्रांसमिशन होने के। तो इसको मैं नहीं समझती कि ये बिल्कुल है। यानी WHO का भी जो रिकमेंडेशंस हैं वो कुछ अरसे पहले तक था कि 1 मीटर का डिस्टेंस रखा जाए, 1 मीटर थोड़ा 3 फुट से थोड़ा ज्यादा तकरीबन, फिर वो 2 मीटर हुआ कि, और अब जब और ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमें पता चला है कि ये हवा में भी मुअल्लक रहता है और हवा एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी है, यानी हवा के जरिए भी है, एक जगह से दूसरी जगह, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है, पहुंच सकता है। बिल्कुल। क्या बगैर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज किए हुए? कोई ये सिर्फ कोरोना वायरस के लिए नहीं, मैं तो ये कहती हूँ कोरोना वायरस का आना और इतनी तेजी से फैलना और लोगों में खौफ पैदा होना, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये बहुत ही अच्छा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो अपर रेस्पिरेटरी या फिर आपके इंटरेक्शन से स्किन की होती हैं, आंखों की होती हैं, नाक की होती हैं और आपके
ऊपर फेफड़ों की बीमारियां होती हैं, उनसे बचने के लिए बड़ा अच्छा इंतजाम हो रहा है आइंदा के लिए। तो जब हम खत्म होगा इंशाल्लाह ये, तो हम बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे और बीमारियां काफी कम हो जाएंगी इस तरह से। तो कहते हैं इंशाल्लाह कि उम्मीद कुछ है कि चीजें हम कुछ सीख तकलीफ सकें। से तो हम लेकिन ये तकलीफ खत्म होगी तो हम ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, मेरे ख्याल से बीमारियां कम फैलेंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अब एक और जरा टेक्निकल सवाल है। हम्म, एजिथ्रोमाइसिन, हम्म, हाइड्रो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, हम्म, ये तीन हम्म, चार दवाइयां ऐसी हैं जिनका नाम बार बार हम मीडिया में सुन रहे हैं कि ये इसके हम्म, इलाज के लिए इस्तेमाल होने की हम्म, मुमकिन इलाज की हो पॉसिबिलिटी है। हम्म, एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है और हम्म, वायरोलॉजी की पहली क्लास में पढ़ाया जाता है कि हम्म, एंटीबायोटिक्स वायरस के इन्फेक्शन में नहीं दी जाएंगी। बिल्कुल। अब एजिथ्रोमाइसिन ट्राई की जा रही है। आप एजिथ्रोमाइसिन के इस्तेमाल पर कोविड-19 के लिए, जो कि एक वायरल बीमारी है वायरस की वजह से, उसके लिए हम्म। आपका क्या ख्याल है? हाँ नहीं देखे, एक तो एंटीबायोटिक्स तो एंटीवायरल नहीं होती हैं, वायरसेस के लिए तो नहीं होती हैं। लेकिन आपको पता है कि एजिथ्रोमाइसिन एक प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, प्रोटीन्स बनाने को ब्लॉक करता है। वो 50S राइबोसोम के ऊपर जाके बाइंड करती है वो। लेकिन उसके साथ वो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं कुछ एंटीवायरल्स का, कुछ एंटी एड्स का भी ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ क्लोरोक्विन भी इस्तेमाल कर रहे हैं ये। तो वो उससे हो रहा है कि ये एक कंबाइंड इफेक्ट है कि जैसे ही ये वायरस हमारी खलियों में, यानी जो हमारा रिसेप्टर है उस पे जाके बाइंड करता है और एंडोसोम्स के अंदर होके ये जाता है अंदर, तो वहां पे इसका जो मैसेंजर आरएनए, जो आरएनए इसका जीनोम है, वो पॉजिटिव पोलैरिटी का जीनोम है। तो वो अंदर जाते ही मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसलेशन शुरू कर देता है, अपने प्रोटीन्स बनाना शुरू कर देता है। प्रोटीन सिंथेसिस को अगर किसी तरह से इनहिबिट कर दिया जाए और उसके बाद जो हमारी क्लोरोक्विन है वो जाहिर इसको ब्लॉक करती है, जो हमारा ACE2 जो है ना, इसका जो एक रिसेप्टर है जिससे ACE2 जी। हमारा वायरस बाइंड करता है सेल के ऊपर। तो ये जो रिसेप्टर इससे बाइंड करता है, तो ये इसको बाइंड करके ब्लॉक कर देती है, या तो ब्लॉक करती है। फिर उसके बाद एक स्टडीज बहुत सारी ये भी होती, यहाँ का पीएच जो एंडोसोम बनता है, वायरस और सेल का जो फ्यूजन होता है उस जिस मिलते हैं, तो उस एरिया का जो पीएच है वो बहुत हाई हो जाता है। तो फिर ये यानी वायरस तेजाबियत जो है बढ़ वो जाती है। हाँ, नहीं तेजाबियत कम हो कम जाती हो है, जाती है, यानी कम बेसिक एनवायरनमेंट हो जाती है जी। बेसिक एनवायरनमेंट हो जाता है, तेजाबियत कम हो जाती है, तो उसकी वजह से ये वायरस वहां से आगे नहीं जा सकता। लेकिन अगर चला जाता है तो फिर जाके ये अपने प्रोटीन बनाएगा, अपनी कॉपीज बनाएगा, रेप्लिकेज बनाएगा। सबसे पहले रेप्लिकेज जो है जिससे जीनोम बनेगा, और बहुत सारे इसके प्रोटीन्स हैं जो लॉलीपॉप ऊपर नजर आता है, वो आपको पता है ना, स्पाइक्स जो है इसके ऊपर, वो भी एक प्रोटीन है। ये सारे जब प्रोटीन बनाएगा तो एक प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन मैं समझती हूँ शायद ये वजह है कि कुछ इफेक्टिविटी आ रही है। लेकिन अगेन ये सब जो है ट्रायल्स हैं, देर मतलब कहीं पे कुछ सक्सेस हुई है, कहीं पे नहीं हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पे हुई है उसको इस्तेमाल, क्योंकि आजकल तो ये बिल्कुल नया वायरस है, इसके बारे में पता ही नहीं, तो सब चीजें ट्राई हो रही हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि 100% ये जो है क्लोरोक्विन और ये जो कॉम्बिनेशन है एजिथ्रोमाइसिन का ये इफेक्टिव है, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि जाहिर है लोग, खासतौर से जो एल्डरली लोग हैं जो सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये वायरस बहुत माइल्ड इन्फेक्शन, जैसे आपने शुरू में कहा कि ये माइल्ड इन्फेक्शन करता है, कुछ लोगों में थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ दे हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में तो जाहिर है एस्फिक्सिएशन, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, उनके फेफड़ों में मसला हो जाता है। तो ये सारी चीजों की वजह से, और जो उम्र रसीदा लोग हैं, आपको पता है उनका इम्यून सिस्टम जो कुव्वत मुदाफियत जो है उनकी काफी वीक हो जाती है। और अगर उनके साथ उम्र के साथ उनकी कोमॉर्बिडिटीज, यानी उन्हें कोई और बीमारियां हैं, डायबिटीज है या हार्ट की हाँ, बीमारी है इस किस्म की, तो वो तो फिर टारगेट बन जाते हैं इसके। तो अभी तक जितनी भी अमवात हुई हैं दुनिया में, हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी जो अमवात हुई है 66 हो चुकी हैं अब तक, लेकिन वो ज्यादातर वो लोग हैं, उसके अंदर 80% वो लोग हैं जो कि 50 साल से ज्यादा हैं और उनकी कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी है। अभी हमारे चीफ मिनिस्टर यहाँ के सिंध के हैं, उनके बहनोई का इंतकाल हुआ है, तो उनको भी डायबिटीज थी। यानी वो है, ये जो थे कोरोना वायरस के तो नेगेटिव उनके 2 सैंपल्स आ गए,
क्लियर हो गए थे, पिछले 2-3 हफ्ते से वो इलाज हो रहा था उनका, लेकिन उनकी दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो गई। तो कोरोना वायरस वाज वन ऑफ द एक बीमारी उसकी थी, लेकिन बाद में फिर ये कहते हैं कि कोरोना वायरस जो है आपको बहुत सिम्टम्स भी नहीं होते आपको, और आपके लंग्स जो हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये लंग्स के अंदर एक बड़ा ये मसला हो रहा है कि एल्वियोलर जो हमारी खलिए हैं उनके अंदर ये सारा ब्लॉक कर देता है। तो वहां पर एक जो साइटोकाइन बर्स्ट होता है, यानी ये जो हमारा मतलब मीडिएटर्स बनते हैं ना, हमारा कुव्वत मुदाफियत जब एक्टिवेट होती है तो वो इतना फ्लूइड वहाँ कलेक्ट हो जाता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज का मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस वजह से जो है हमारे लंग्स की जो है फेफड़ों की कुछ एरियाज जो हैं क्या वो काफी अफेक्ट हो जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि वायरस तो शायद उतना नुकसान हमारे जिस्म में जाके ना कर रहा हो, लेकिन वायरस को बिल्कुल ओवरकम करने के लिए या उसको काबू में करने के लिए जो हमारी हमारे कुव्वत अपने मदाफियत एक्टिव हो जाती है और जी फाल हो जी जाती है, और वो छोटे दुश्मन को बड़ा दुश्मन करके अपने साथ दुश्मनी कर लेती है। क्या ये एग्जैक्टली मुमकिन है? अभी एक स्टडी आई है जिसके अंदर पेशेंट्स के अंदर एंटी टीएनएफ निकला है, ये ट्यूमर नेक्रोसिस ह्यूमन फैक्टर नेक्रोसिस फैक्टर। बॉडीज निकली हैं। और अभी ये सोचा जा रहा है कुछ मुल्कों में कि एंटी टीएनएफ अगर हम इंजेक्ट कर दें पेशेंट्स के अंदर तो उनकी कंडीशन बेहतर हो सकती है। जैसे 6-7 और भी तरीके हैं जो आपने अभी कहा कि एजिथ्रोमाइसिन और ये क्लोरोक्विन वगैरह, इसके अलावा 4-5 और तरीके हैं, जैसे आपको पता है कॉन्वेलेसेंट सीरा जो है वो दिया जा रहा इस है पे हम अभी बात क्योंकि करेंगे। एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो वो सिवियरिटी को कम कर सकती है, बट दैट्स नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट। मतलब वो ये है कि आप उनको बनी बनाई एंटीबॉडीज दे रहे हैं ताकि उनका सिस्टम एक्टिवेट होने में टाइम हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उनको पहले से एंटीबॉडी दे दें, फिर उनका सिस्टम जब एक्टिवेट होगा, कुव्वत मुदाफियत उनकी बन जाएगी, तो वो फिर उसको कंट्रोल कर लेंगे। फिर ये क्या भी हो रहा क्या है ये कि मुमकिन, सॉरी, हाँ क्या हाँ ये मुमकिन है कि जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के काफी एक्चुअली मुझे तो ऐसे लगता है कि दो पोलर ओपिनियंस हो गई हैं। कुछ लोग बहुत हम्म खिलाफ हैं और कुछ लोग हम्म कह रहे हैं कि नहीं, ये काफी फायदा पहुंचा रही है, काफी सेफ ड्रग है। और कुछ लोगों ने तो ये तक दावा किया कि एस्पिरिन से ज्यादा सेफ ड्रग है। और ये ल्यूपस के और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स को दी ये जाती है सुना जिनका खुद का कुव्वत मदाफियत का निजाम, उनके मलेरिया खुद में भी के खलिए उनके जिस्म के ऊपर हमला कर देते हैं। तो एग्जैक्टली तो मुमकिन है कि ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है वो शायद कुव्वत मदाफियत हमारे जिस्म की कम करके और हमारे जिस्म को हमारे ही अटैक से, हमारे ही हमले से बचा रही हो। नहीं लेकिन क्या अब ये ऐसा लगता है कि एक पॉलिटिकल वो बन गया है? कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ये पुश कर रहे हैं क्योंकि उसके अंदर उनके पता नहीं शेयर्स हैं, अल्लाह जाने क्या है। तो नहीं लेकिन और जैसे सीडीसी ने भी इसको अपने थोड़े दिन पहले इसकी जो रिकमेंडेशन थी वो हम्म उन्होंने डोजेज प्रिस्क्रिप्शन की वो उन्होंने अपनी हम्म, ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी, जो सीडीसी यूनाइटेड स्टेट्स की जो है। हाँ जी जी क्या ये लोगों को बचाने, और कुछ लोग शायद इसलिए डिस्करेज कर रहे हैं कि वो सोचते हैं कि लूपस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट्स हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए दवाएं कम पड़ना शुरू हो जाएं। तो नहीं ये आपके बात ख्याल में क्या है नहीं, इसकी मेरा तो ये असल ख्याल वजह? है कि ये भी एक एक्सपेरिमेंटल है। पाकिस्तान में भी अभी अभी जो है ड्रैप ने इजाजत दी है कि इसकी क्लिनिकल ट्रायल की जाए कि क्लोरोक्विन जो है वो इफेक्टिव हो सकती है नहीं हो सकती है। तो ये अभी ट्रायल ही हो रही है इसकी। तो मुझे नहीं लगता कि ये सबके लिए एक होगी, क्योंकि नया वायरस है, हमें कुछ इसके बारे में पता नहीं है कि किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए। तो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन दिए जा रहे हैं और कुछ जगहों पे इसके बहुत बुरे इफेक्ट भी आए हैं। तो इसलिए जो है सीडीसी ने भी अपने वेबसाइट से इसको हटाया, लेकिन कुछ जगहों पे बेहतरी आई है सिम्टम्स के अंदर पेशेंट्स के, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि इसको यूज किया जा सकता है। लेकिन क्या ये जो मुमकिन है पहली कि हाँ, क्या ये मुमकिन है कि क्योंकि इस वक्त नोन 8 मुख्तलिफ स्ट्रेन्स हैं इस इस वायरस के, जो कि सार्स कोवी 2 के, जो कि बीमारी कॉज कर रहे हैं,
चाइना का स्ट्रेन जो है वो ईरान वाले से मुख्तलिफ था। तो क्या ये मुमकिन है कि कुछ स्ट्रेन ऐसे हो जिनमें फायदा हो रहा हो और कुछ में नुकसान हो रहा हो? क्या ऐसा मुमकिन लगता है आपको? देखिए, एक तो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं वो हैं, क्योंकि आपको पता है फार्माकोजीनोमिक्स आपको ये बताती है कि हर इंसान का एक अलग सिस्टम है, हर दवा हर इंसान के लिए नहीं है। अब तो बाकायदा ये है कि आपकी जीनोमिक्स के अकॉर्डिंग से बनाया जाएगा, वो तो एक अलग बात है। लेकिन दूसरे ये कि रिएक्शन जो है डिफरेंट होता है आपकी बॉडी में। जब कोई दवा जाती है वो किस तरह से प्रोसेस करती है उसकी बॉडी, इसमें भी फर्क होता है। तो स्ट्रेन्स का भी हो सकता है, मतलब ये वजह स्ट्रेन्स की भी हो सकती है। दूसरे जो हमारा रिसेप्टर है हमारी सेल्स में, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि कुछ इसमें वेरिएंट्स हैं कि जो ACE2 रिसेप्टर है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है, जो कि हेल्प करता है इस वायरस को अंदर ले जाने के लिए, गालिबन कुछ लोगों में उसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, तो उसकी वजह से वो रेजिस्टेंट है, वायरस उनके साथ नहीं इंटरेक्ट कर सकता है या उनके साथ फ्यूज नहीं हो सकता। तो ये भी एक वजह है। ये स्टडी डाओ के क्लोरोक्विन का अगर आप पढ़ें तो इतने सारे पर्चे हैं, मैं तो उसको फॉलो कर रही हूँ। वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये पोरफायरिन बना के फ्री आयरन जो है उसका लोड बढ़ा देती है। जब लंग्स के अंदर फ्री आयरन का लोड बढ़ जाता है तो उसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू हो जाती है, जिसके वजह से आपके साइटोकाइन आउटबर्स्ट होता है और फिर वो फ्लूइड्स इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और फिर स्वेलिंग और फ्लूइड कलेक्शन, और उसके बाद और मतलब गैस का एक्सचेंज जो है वो ब्लॉक हो जाता है और फिर सांस के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं उनको। तो इसके बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट भी हैं, बुरे भी हैं। ये अंदर ना जाए तो बेहतर है, अगर ये ऊपर से वायरस को कनेक्ट होने में मदद कर दे, वो जो मैंने कहा कि pH बढ़ा दे, तो वायरस अंदर ही उस एंडोसोम के अंदर ही खत्म हो जाएगा या ये बाइंड ही ना करे। तो अभी आजकल ये भी हो रहा है कि ये जो ACE2 है इसके इनहिबिटर्स, ये जो एंजाइम है ACE2, इसके इनहिबिटर्स पे भी काम हो रहा है। और काफी सारे जो जड़ी बूटियों से डॉक्टर तारुमान आज बता रहे थे कि कुछ ऐसी चीजें निकाली हैं उन्होंने जिससे कि ये इनहिबिट हो जाएगा, लेकिन जाहिर है कि वो हम उसको ला नहीं सकते जब तक के सारे एक्सपेरिमेंट्स ना हो जाएं। तो फिर उसके बाद जो है इसके बारे में ये भी कहा गया कि क्योंकि ये वायरस ज्यादा बच्चों में इतना नहीं बीमारी कर रहा और उसकी वजह यही समझी जा रही है कि शायद क्योंकि उनके पास ये ACE2 जो है ये नहीं है रिसेप्टर, तो शायद वायरस अटैचमेंट क्योंकि नहीं हो पाती तो ये बीमारी भी नहीं हो सकती। बहरहाल आसान लफ्जों में अगर ये पूरी गुफ्तगू को हम समराइज करें तो मुख्तलिफ दवाइयाँ इस वक्त ट्राई की जा रही हैं। कि ये ACE2 बच्चों में अगर है तो उसकी एफिनिटी बहुत वीक है, और कहा यह जा रहा है कि बच्चों में ये बाइंड तो करता है लेकिन बहुत वीक बाइंडिंग होती है और वो स्टूल में निकल आता है। बच्चों के स्टूल्स जो है दे हैव बीन फाउंड टू बी इन्फेक्टेड विद द वायरल RNA, तो वो ये है कि वो सही तरह से बाइंड नहीं कर पाता, वीक बाइंडिंग होती है। पता नहीं, अभी ये भी like not a very confirmed report but some reports are saying that कि बच्चों में क्यों नहीं हो रहा। लेकिन आपने देखा है अभी एक बच्ची हमारे यहाँ 3 साल की बच्ची पख्तूनख्वा में, उसको हो गया था ये और उसके बाद वो अब मतलब क्लियर हो के आ गई है, शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम दिस। तो उसको हुआ था बाकायदा पूरा इन्फेक्शन हुआ था। लेकिन अभी आपने देखा कि जो कोई 10 के करीब बच्चे पैदा हुए रोमानिया में या किसी कंट्री के, हाँ रोमानिया वहां पे, तो वो 10 के 10 बच्चे इन्फेक्टेड हैं एंड मदर्स आर नेगेटिव। तो बहुत बड़ा रोल इस वायरस के फैलाने में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, if they are not using proper biosafety biosecurity tools, they can be a source of spreading the infection and getting themselves infected। आपको पता है इटली में मेरे ख्याल से कितने 90 से ज्यादा जो हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं उनका अमवात भी रिपोर्ट हुई है वहां से, और हमारे यहाँ भी काफी सारे डॉक्टर्स जो हैं इन्फेक्टेड हैं और कुछ का इंतकाल भी हो गया है। तो ये वो बच्चों, अब ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है कि बच्चे इन्फेक्टेड है, मदर इज नेगेटिव, तो who's giving them the instruments which are being used in the hospital, or the people who are dealing with those babies, they are probably transferring infection। तो इसको भी बड़ा जरूरी है। हवा में ये क्योंकि फैल रहा है तो ये मुमकिन है कि उस कमरे में थोड़ी देर पहले जो होके गया है
उसने वायरस वहां पर मौजूद था उसका, और ये इन बच्चों ने वहां से कैच किया। नहीं, और खैर, बच्चों की तो पता है ना कि 10 बच्चे एक ही नर्सरी में होते हैं ना, तो एक ही बच्चा अगर इन्फेक्टेड है, ये मतलब एक सब को सब में इन्फेक्ट, फैल जाएगा। को दूध पिलाना है, उसी नर्स ने सबको देखना है, या 2 नर्स हैं, और अगर वो इन्फेक्टेड है या वो कोई ऐसी चीज यूज कर रही है तो उनसे तो फैल जाएगा ये इन्फेक्शन तो ना। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सोचे जरा, हमारे पास बचाव का तरीका यही है कि हम एहतियात करें, एहतियात क्योंकि और जिस्मानी दूरी, या जिसको आजकल टर्म कॉइन किया है तन दूरी के नाम से, ये हमारे एक जानने वाले हैं आबिद अली बेग साहब, ये उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में पोस्ट किया था। तन दूरी यानी कि तन, जिस्म को दूर रखा जाए एक दूसरे से। हाँ, और बिल्कुल। पता नहीं कि पख्तूनख्वा में तो तंदूरी का मसला हो जाएगा। नहीं, लेकिन तंदूर भी जो होता है वो अवन को कहते हैं ना, कि उससे आप तन हाँ, को अपने दूर रखते हैं। दूर ही रखते हैं हम। I guess that is तरह से that's वर्ड। हाँ, तंदूरी, wow, that's very nice। अच्छा, थोड़ा सा आप हर्ड इम्यूनिटी के बताइए कि क्या पाकिस्तान जैसे मुल्क में हर्ड इम्यूनिटी आ सकेगी, आ जाएगी? सेकेंड वेव और थर्ड वेव्स तो नहीं आएंगी कि बीमारी हुई, बहुत सारी अमवात हुई, फिर नीचे चला गया नंबर, और फिर जब सबने सोचा कि हाँ अब सब कुछ सेफ है, अब घर से बाहर निकल के जाके पार्टियां की जाएं, तो फिर दोबारा से नंबर ऊपर हो, और फिर तो क्या ये ऐसा मुमकिन है? क्या लोगों को एहतियात उस वक्त भी करनी चाहिए जब कहा जाए कि हाँ अब नॉर्मल हो गया, तो तब भी थोड़ी एहतियात करते रहें? क्या करें? लेकिन देखें वहां पे चाइना में वो लोग हर वक्त ही मास्क लगाते हैं, कपड़े की मास्क लगाते हैं। उन्हें पता है कि एनवायरनमेंट बहुत पोल्यूटेड है। और हमने यहाँ पे भी कहा सारे पुलिस वालों को, जब कोरोना नहीं भी आया था तो उस वक्त भी, एक भी आपको ये इनहेल कर सकते हैं आप, जो इतना टॉक्सिक मटेरियल है इसके अंदर। तो अब ये तो जब इन्फेक्शन हो गया, जो एक हार्वर्ड के प्रोफेसर ने भी कहा कि 70% पॉपुलेशन दुनिया की जो है वो इससे इन्फेक्ट हो जाएगी। तो अगर ग्लोबल हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, ज्यादातर लोगों को ये माइल्ड इन्फेक्शन हो जाएगा, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ थोड़ा सा लोग रिकवर। बता दें लोगों को कि हर्ड इम्यूनिटी है क्या? ये ऐसा है ना कि मतलब जब कोई भी बीमारी आती है तो बहुत सारे लोगों को हो जाती है, लेकिन उसमें से मेजॉरिटी जो है रिकवर कर जाते हैं और इम्यून हो जाते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफियत डेवलप हो जाती है। तो कुव्वत मुदाफियत उनको नेक्स्ट इन्फेक्शन से बचाती है जब वही यानी वायरस दोबारा। हल्का सा उनको इन्फेक्शन होगा जो कि या तो महसूस भी नहीं होगा, या हल्के फुल्के उनकी अलामात होंगी, और उसके बाद वो सेहतमंद हो जाएंगे और उनके जिस्म में इसके लिए कुव्वत मदाफियत पैदा हो जाएगी। एग्जैक्टली, ताकि और फिर उसी दोबारा उनको इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर एक आध को हुआ तो वो इतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो ये पूरा जो हर्ड, जैसे जानवरों का पूरा एक होल आता है ना, तो वो इस तरह से हमारे इंसान सारे इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि पूरी हर्ड में एक कुव्वत मुदाफियत पैदा हो जाएगी, तो फिर इन्फेक्शन इतनी तेजी से नहीं फैल पाएगा। तो अगर बिल्कुल भी इस वक्त तो किसी के पास भी कोई इम्यूनिटी नहीं है इसके अगेंस्ट, तो इसलिए जैसे ही आप करीब आते हैं और ट्रांसफर होता है तो एवरीबडी इज ससेप्टेबल। बट इन दैट केस उसमें ये होता है कि हर आदमी जो है उसको ये बीमारी नहीं होगी, एक दो को हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास कुव्वत मुदाफियत मौजूद है। और पाकिस्तान में तो मुझे ये लगता है, देखें कि यहाँ पर तो शायद हर्ड इम्यूनिटी है। जैसा कि शुरू में कहा कि कोरोना वायरस माइल्ड इन्फेक्शन देता है। हम हमेशा सोचते हैं कि पैरामिक्सो वायरस का इन्फेक्शन हो गया, फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, H1N1 हो गया है, या राइनो वायरस का हम कह देते हैं। लेकिन क्या पता कि यहाँ पे कोरोना वायरस से इन्फेक्शन बहुत लोगों को हो चुका है और उनके अंदर किसी लेवल की इम्यूनिटी है। हमने तो अभी 2 प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं जिसके अंदर हम सीरो सर्वेलेंस कर रहे हैं अगेंस्ट कोरोना वायरसेस। और आपको पता है कि कोरोना वायरसेस जो हैं ये अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अभी शुरू में आप ही कह रही थी कि चिकन्स में भी करता है। तो पाकिस्तान के चिकन्स जो है, क्योंकि मैं वहां भी रही हूँ, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में मेंबर एनिमल साइंसेस, तो वो सारे ही जानवर जो हमारे लाइफ स्टॉक के उन पे काम किया हमने। तो ये H1N1 भी उस वक्त आया था, तो उसमें हम लोग उनको एक वैक्सीन देते हैं इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस डिजीज का, IBD। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारे काफी सारे लोगों में ये पहुंच गई होगी इसकी एंटीबॉडी, या ये भी रिपोर्ट्स आई हैं अभी कि जो लोग 2002 और 2003 के सार्स वायरस से सेहतयाब हो गए थे,
उनकी वो जिस्म में कुव्वत मदाफियत, जो एंटीबॉडीज उनके जिस्म में मौजूद थी, वो इस वाले सार्स कोवी 2 के अगेंस्ट भी वो इफेक्टिव हैं और वो महफूज हैं। तो ये और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे मुल्क में अमवात 80,000 से ऊपर मतलब सॉरी माफ कीजिएगा, अब आज क्या 17,000 होगा। चाइना में 3,300 से कुछ ऊपर अमवात हुई थी, और अमेरिका में इसके मुकाबले में कहीं ज्यादा अमवात ऑलरेडी हो चुकी हैं। नंबर 1 दुनिया में अमेरिका है, जबकि चाइना जैसा इतना बड़ा और इतना डेंसली पॉपुलेटेड, इतनी ज्यादा आबादी वाला मुल्क 3,300 अमवात से मतलब पे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तरीका है कंट्रोल करने का, वो सही नहीं है। हमारे यहाँ बिल्कुल तैयारी नहीं थी। हमारे सर पे जब बिल्कुल फ्लड आ जाता है ना, तो देन वी जस्ट, और लोगों ने सोचा कि ये तो शायद इतनी डेंस पॉपुलेशन के लोग हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं, इनके यहाँ हो गया, हमारे यहाँ नहीं आएगा। वी डिडंट टेक इट सीरियसली। हम तो पाकिस्तान सोसाइटी फॉर माइक्रोबायोलॉजी के तहत 10 फरवरी से हमने इतने अवेयरनेस सेशंस किए हैं, मैंने खुद लेक्चर्स दिए हैं कि भाई हमारे तो सारे जो बॉर्डर्स हैं इतने पोरस हैं, और हमारी एयरलाइन और सारे मुल्कों से हमारे पास लोग आ रहे हैं, ज़ायरीन आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, मतलब उम्रा करके लोग आ रहे हैं। तो ये सब लोग अगर आ जाएंगे इन सब मुल्कों में जहाँ पे फैल चुका है, उसको हमें कुछ इंतजाम करना चाहिए। तो ज्यादातर मुल्कों ने नहीं किया, इसी तरह पाकिस्तान ने भी नहीं किया, तो उसकी वजह से ये जो इतना ज्यादा फैल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि मर्स नहीं आया, हमारे यहाँ क्योंकि सार्स नहीं आया, तो वो आप सही कह रही हैं कि जो एक रेजिडुअल इम्यूनिटी थी कोरोना वायरस के लिए, वो हमारे लोगों में या तो इन्फेक्शन हुआ है कोरोना का, देखने की जरूरत है, ये इन्वेस्टिगेशन अब होनी है। तो मैं तो यही समझ रही थी कि जिनका जहाँ सार्स और मर्स आया वहां पे यकीनन कुछ लेवल की जो है प्रोटेक्शन होगी उनमें। अब कुछ स्टडीज भी इस तरह की आ रही हैं, मैं समझती हूँ, क्योंकि सार्स का भी जो सार्स था उसका रिसेप्टर और इसका सेम ही है रिसेप्टर ना, लेकिन ये कि इनकी एमिनो एसिड सीक्वेंसिंग की गई है। वो जो इसका S1 प्रोटीन है जो लॉलीपॉप के ऊपर जो डिस्क है उसकी, तो उसमें उन्होंने देखा है कि कुछ अमीनो एसिड्स तकरीबन 14-15 मुख्तलिफ हैं उसके अंदर, तो ये डिफरेंस उनके उसके अंदर है। दैट इज वाई ये इसके ACE2 को जो है रिकग्नाइज करके बाइंड कर रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन दूसरा वो भी है कि ACE2 में भी कुछ चेंजेस शायद आ गई हैं, कुछ लोगों के पास ACE2 जो है वो कुछ दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है। So some of them may be probably resistant as compared to others. ये भी हो सकता है। आवाज नहीं आ रही है? डॉक्टर शाहाना बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत सारी बातें रह गई हैं, लेकिन इंशाल्लाह या तो हम एक दोबारा सेशन करेंगे या जल्दी आपसे एक और बैठक उम्मीद है कि हम शायद करेंगे। इस वक्त आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत मिलके आपसे खुशी हुई।